हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, इसमें क्या पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग प्रिज्म का जो बारे में पढ़े थे, प्रिज्म में जो डेविएशन हुआ था उसका क्या रिलेशन है, इसके साथ सब कुछ देखेंगे। तो आज का टॉपिक ऑफ स्टडी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, और इसी से हम लोग करेंगे कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंट रे। अभी क्या है शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे मैं बोलूँगा, फॉलो अप करते रहिए। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे क्योंकि आप लोग सभी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो चीज़ है, ये मैक्सिमम आप सभी ने ऑब्जर्व किया है, आप लोग के डेली लाइफ में कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया है। एक एग्जांपल देता हूँ, हाई रोड में तो आप लोग सभी कभी ना कभी बाइक या फोर व्हीलर या किसी भी बस में तो गए होंगे। तो देखना, जब दोपहर के टाइम में जब चारों तरफ बहुत धूप होता है, तो कभी कभी हाई रोड दूर से जब गाड़ी चला कर आप लोग जाते हैं, देखना हाई रोड के ऊपर कभी कभी लगता है पानी जमा हुआ रहता है, दूर से दिखने में लगता है कि पानी कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। लेकिन आप जब उस गाड़ी लेके उस जगह पर पहुंचेंगे, देखना उधर कुछ नहीं है, तो नॉर्मल रास्ता है। तो चमकता हुआ चीज़ क्या था? तो देखा ना, उसका आजू बाजू में कहीं ना कुछ वाटर बॉडी कुछ रहेगा, कहीं ना कोई तालाब रह सकता है या कोई खेत में पानी रह सकता है, आजू बाजू में कुछ तो रहेगा। तो वो जो था, आपने जो देखा हाई रोड के ऊपर, वो उस खेत का या तालाब का पानी का रिफ्लेक्शन था, और उसी टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं मिराज के बारे में। मिराज आप लोग डेजर्ट में देखना, ओएसिस दिखता है कभी आदमी लोगों को, जब डेजर्ट में रहता है, दूर से देखता है ओएसिस, इधर पानी है, भाग के जाता है, देखता है उधर कुछ नहीं है, तो सिर्फ सैंड है। लेकिन क्या बोलता है कि अगर आप लोग वैसे मिराज एक बार देख लियो, उसके आजू बाजू कहीं पर एक ओएसिस होगा। तो ये सब आप लोग बचपन में कार्टून में देखते थे कि मिराज ऐसे देख लिया, ऐसे डोरेमोन नोबिता डेजर्ट में है, उधर से देख ले ओएसिस है, दौड़ के चल गया उधर ओएसिस के पास, लेकिन उधर जाके देखा कुछ नहीं है, उधर सिर्फ सैंड है। तो एक्चुअली वो क्या देखा नोबिता ने देखा उधर क्या है, मिराज देखा। तो उसके आजू बाजू में कहीं पर क्या रहेगा, एक ओएसिस रहेगा। तो वो सब चीज़ हम लोग इधर थोड़ा समझेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है। अब इस फेनोमेना के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे, तो देख लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो देखिए, हम लोग को नॉर्मली क्या पता है, अगर दो तो मीडियम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये अगर हमारा सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो लाइट अगर ऐसा करके पास करता है तो ऐसा करके हमारा रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, सॉरी ऐसा राइट, रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। अभी अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर एंगल करके कोई लाइट इंसिडेंस करे, ऐसा कोई पर्टिकुलर एंगल करके लाइट इंसिडेंस करे, ताकि कुछ ऐसा पर्टिकुलर एंगल करके इंसिडेंस करेगा इस पॉइंट में कि ये लाइट निकलेगा नहीं, लाइट ऐसे करके एकदम सरफेस से ग्रेज आउट कर जाएगा। मतलब हमारा ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब ग्रेजेस अलॉन्ग द सरफेस, मतलब लाइट गया लेकिन लाइट क्या हुआ, ग्रेज कर रहा सरफेस के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लगेगा क्या, दूर से कोई भी लाइट पास नहीं, दूर से क्या लग रहा, इधर से लाइट आ रही है, कोई पास नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। दूर से देख के ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से क्या है, रिफ्लेक्ट हो गया, कोई भी रिफ्रैक्ट नहीं हुआ। तो इस टाइप का फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है कितना, 90 डिग्री, तो इस फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तब क्या लगता है, कोई भी लाइट पास नहीं कर रहा, बट देयर ग्रेजेस थ्रू द मीडियम, और लाइट हमारा ऐसा करके रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो इस टाइप का फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और वो दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, समझ गए? वेरी गुड। अभी इसके थोड़ा हम लोग थ्योरी को लिखा देते हैं, तो समझिए क्या है। सो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस के ऊपर नॉर्मल, यहाँ पर लाइट जाके इंसिडेंस हुआ, लेकिन लाइट ऐसा करके ग्रेज आउट हो गया। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और लाइट क्या लग रहा है, ऐसे करके हमारा रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, जैसे दिस भी थीटा सी होगा,
लेकिन यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री। सो हम फेनोमेना को क्या समझेंगे, तो इफ फॉर ए पर्टिकुलर angle of incidence, if for a particular angle of incidence the angle of refraction, बहुत ही अच्छे समझिए, angle of refraction becomes 90 degree and the refracted ray grazes along the surface, then the incident angle is called, क्या बोलता है उसको, इंसिडेंट एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड द फेनोमेना को क्या बोला जाता है, फेनोमेना इज कॉल्ड, बच्चों क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को ही बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है 90 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है ग्रेजेस अलोंग द मीडियम, देन द इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए डेफिनेशन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग इसके कुछ डेरिवेशंस करेंगे, बहुत ही इजी डेरिवेशन, आप सभी लोग को पता ही है, तो आप सभी लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, डेरिवेशन खुद ही आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्ज बनता है करवाना। सो देख लेते हैं कैसा होता है इसका डेरिवेशन। फेनोमेना को समझ गए, वेरी गुड। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं, अब लोग यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ यूज करें तो क्या होगा, इधर क्या है μ1, तो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, ये है हमारा स्नेल्स लॉ। तो sin i क्या है μ1 sin थीटा c, क्योंकि यही तो है क्रिटिकल एंगल, इक्वल्स टू μ2 sin r, कितना है r है 90 डिग्री, वेरी गुड। सो sin थीटा c क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1 इंटू 1, क्योंकि sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, सो μ2 बाई μ1 को क्या बोलते हैं हम लोग 1 μ2 बोलते हैं, समझ गए। μ2 बाई μ1 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 μ2। तो ऐसा करके हमारा निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा c इक्वल्स टू 1 बाई 2 μ1, ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, 1 μ2 को उल्टा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 μ1। तो यहाँ से थीटा c का वैल्यू आ गया sin इनवर्स 1 बाई 2 μ1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट बोलते हैं, सर कौन सा μ2 पकड़ूँ कौन सा μ1 पकड़ूँ। हमेशा एक शॉर्टकट याद रखना, अगर एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि सर कौन सा μ1 पकड़ूँ कौन सा μ2 पकड़ूँ, तो साइन का वैल्यू हमेशा, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच रहता है साइन थीटा का वैल्यू। तो हमेशा इस 1 बाई 2 μ1 या जो भी है 1 बाई μ का जो वैल्यू होगा, ये जो पार्ट का वैल्यू होगा ये हमेशा 1 का कम होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंदर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया। तो आप लोग का एग्जाम में जो ही दिया रहेगा आप लोग देखना, अगर μ1 बाई μ2 करके अगर मेरा 1 से ज़्यादा आ रहा तो नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा μ2 बाई μ1। ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, हमेशा इसका जो वैल्यू होगा इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा। ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको एज फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है हमारा, चलिए 2, μ2 है 3। अभी हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्वेश्चन पूछा क्रिटिकल एंगल कितना है, आपको नहीं पता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे रखूँ, मुझे नहीं पता। तो हमें क्या पता है साइन थीटा c इक्वल्स टू 1 बाई μ पता है, μ2 μ1 मैं 1 μ2 भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है
μ2 बाई μ1। अभी इधर से देखिए ऑलरेडी ये 3/2 हो जा रहा है, मतलब 1.5, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 1 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ फॉर्मूला का नहीं पता तब कैसे करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उल्टा कर देंगे, तब इसको हम लोग μ2 पकड़ लेंगे, इसको हम लोग μ1 पकड़ लेंगे, ठीक है। तब देखना क्या होगा, फिर अगर μ2 बाई μ1 है तब क्या 2/3 हो जा रहा है, और ये क्या है 1 से लेस, तो ये अगर 2/3 है तब ये कम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग करना। क्या अगर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप क्या कुछ फॉर्मूला नहीं, आप क्या उल्टा सीधा ऐसा कर पुट कर करेंगे, फॉर्मूला तो है बच्चों, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कुछ समझ नहीं पा रहे। अगर एग्जाम में मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कौन सा ऊपर रहेगा, 2 ऊपर रहेगा, 3 ऊपर रहेगा, तो आप लोग ऐसा करना कि जिसका वैल्यू 1 से कम होगा, जिस रेशियो का वैल्यू या जिस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होगा, उस फ्रैक्शन को हम लोग चूज करेंगे। समझ गए, शॉर्टकट ट्रिक। मैं आप लोगों को क्या क्या बोल दे रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक से करा रहा हूँ, ठीक है। करिए, कोई इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो एग्जाम क्या है, एक वॉर दे रहे हैं आप लोग, तो कुछ भी फेयर है, तो आप लोग कुछ भी शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो एक अगर मैं यहाँ से न्यूमेरिकल कराऊँ, एक इजी न्यूमेरिकल कराता हूँ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो देख लीजिए, बोला है इफ मैं एक ऐसे दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 2, what will be its critical angle with respect to glass if the critical angle of glass with respect to air is 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में दिया है हमारा दो केस है, एक समय में बोला है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जब केस 1 ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये वाला क्वेश्चन दिया है केस 1, तो मतलब यहाँ पर इस केस में थीटा सी कितना बोला है 30 डिग्री, थीटा सी इसको 30 डिग्री बोला है। तो क्या होगा कि साइन, इसको मैं थीटा सी, साइन थीटा सी इक्वल्स टू, हमें क्या था पता है, हमें पता है म्यू, ये वाला हमें पता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये वाला ए म्यू जी होगा, ए म्यू जी होगा, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, तब हमारा होगा एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है म्यू जी म्यू ए बाई म्यू जी, और साइन थीटा सी का मतलब कितना है साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। अभी बोला है कि ये केस 1 था, अभी क्वेश्चन में पूछा है ये मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। और साइन 30 डिग्री में एक लाइन एक्सटेंड भी कर सकता था कि म्यू ए बाई म्यू जी, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, ठीक है, ये वाला होगा। तो हमें चाहिए अभी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ठीक है। अभी हमें चाहिए कि इसके रेस्पेक्ट में ग्लास का कितना होगा, तो थीटा सी डैश कितना होगा, मतलब इस मीडियम में कितना होगा। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, साइन थीटा सी डैश इक्वल्स टू 1 बाई मीडियम का जो होगा, तो यहाँ पर होगा मीडियम के लिए मैं m लिख रहा हूँ, m म्यू जी, ये वाला लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा म्यू जी बाई म्यू m, ये वाला हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 कर देंगे। ये वाला तो ऑलरेडी लिख चुका है, मिटा रहा हूँ। इक्वेशन 1 × 2 करेंगे तो म्यू जी कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा म्यू ए बाई म्यू एम। तो इक्वेशन 1 × 2 करके देखते हैं। सो 1 × 2 अगर करेंगे तो इधर क्या होगा 1/2 इंटू साइन थीटा सी डैश इक्वल्स टू ए म्यू जी इंटू म्यू जी बाई म्यू एम। तो यहाँ पर जी कट गया, म्यू ए बाई म्यू एम।
अब म्यू ए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 और मीडियम का क्या बोला है 2, 1/2, ठीक है। सो 1/2 इंटू साइन थीटा सी डैश इक्वल्स टू 1/2, दैट इज साइन थीटा सी डैश इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 कट गया, दैट इज 1। सो साइन थीटा सी डैश कितना आ गया, साइन थीटा सी डैश हमारा 1 आ गया, साइन थीटा सी डैश हमारा 1 आ गया। तो ये वाला कितना में होता है, ये वाला होता है 90 डिग्री में। तो हमारा क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम कितना बन गया 90 डिग्री। होप इस प्रॉब्लम से आप लोग समझ गए कैसे क्रिटिकल एंगल का प्रॉब्लम आप लोग करेंगे, किसी भी मीडियम से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो बहुत तो ईजी है, उसके लिए कुछ है ही नहीं, 1/थीटा से करने का क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। तो और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे। तो इससे आप लोगों को मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा था कैसे आप लोग क्रिटिकल एंगल चीज़ को करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग समझ गए। अभी मैंने प्रिज्म के बारे में आप लोग पिछले लेक्चर में बोला था कि जब प्रिज्म से लाइट रिफ्रैक्ट करता है, प्रिज्म से जब लाइट रिफ्रैक्ट करता है तब क्या होता है, प्रिज्म से लाइट जब रिफ्रैक्ट होता है तब हमारा क्या बोलते हैं, लाइट डेविएट होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में याद कीजिए, अगर ये एक प्रिज्म था, यहाँ पर लाइट का इंसिडेंट किया, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे करके जा रहा था, तो ऐसे करके हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हमने जाना था, ये तो ऐसे जा रहा था ऐसे, तो यहाँ से हम लोग ने निकाला था ना कितना एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, ये वाला निकाला था, ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन अगर लाइट ऐसे नहीं जाके लाइट ग्रेजेस अलोंग द मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ग्रेजेस अलोंग द मीडियम। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी इधर पढ़ेंगे। सो हम लोग करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो इमर्जेंट रे। इसको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो इमर्जेंट रे। अभी देख लेते कैसे होगा। सो ये मेरा एक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, यहाँ पर लाइट आके इंसिडेंट किया, फिर लाइट ऐसे करके गया, लेकिन यहाँ से वैसा बाहर नहीं निकला, लाइट हमारा ऐसे सरफेस से ग्रेज आउट हो गया। तो क्या हो रहा है, फिनोमेना को समझिए, समझिए फिनोमेना को। तो हमारा ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये वाला क्या है R1, ये वाला क्या है R2, और ये वाला I2 हमारा क्या हो गया, I2 इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन हमारा है I2 90 डिग्री हमारा हो गया, तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर है, तो म्यू ए इक्वल्स टू 1, बाहर तो एयर है, तो कितना होगा, तो R2 इधर क्या है बोले, तो इधर R2 है हमारा क्रिटिकल एंगल फॉर दिस प्रिज्म। R2 हमारा क्या है, थीटा सी, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इसके लिए इस एंगल से रिफ्रैक्ट करने के बाद टोटल हमारा बाहर की तरफ लाइट पूरा 90 डिग्री ग्रेजेस अलोंग हो रहा है, तो R2 क्या है हमारा क्रिटिकल एंगल है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल्स टू हमें पता है R1 प्लस R2, ये हमें पता है। और हमें क्या पता है, हमने ये भी निकाला था कि हमारा स्नेल्स लॉ अगर हम लोग यूज़ करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, तो इस पॉइंट में अगर इसका मैं पॉइंट P बोलूँ, इसका पॉइंट P बोलूँ और इसका पॉइंट Q बोलूँ, तो पॉइंट P में स्नेल्स लॉ यूज़ करने से क्या होगा, हम 1, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, तो 1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, ये वाला मिलेगा। तो यहाँ से साइन R1 क्या आ जाएगा, साइन R1 1/म्यू इंटू साइन I1, और यहाँ से R1 क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू इंटू साइन ऑफ I1। सिमिलरली पॉइंट Q में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट Q में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर पुट करें तो 1 इंटू साइन I2, I2 क्या है, साइन I2 है 90 डिग्री, इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2। तो यहाँ से साइन ऑफ R2 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ R2 1/म्यू इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से R2 क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू। इक्वेशन 1 यह है इक्वेशन 2, समझ गए। अभी इन दोनों चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को हम लोग इक्वेशन नंबर इसमें बिठाएंगे। अब हम लोग इस इक्वेशन में बिठाएंगे। नाउ
वी हैव a इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो R1 क्या होगा, R1 इज साइन इनवर्स 1 बाई म्यू साइन ऑफ I1 प्लस R2 क्या है, साइन ऑफ प्लस R2 क्या है, प्लस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो एमर्जेंट रे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो एमर्जेंट रे। इस एंगल के साथ अगर कोई प्रिज्म बनाया जाए तो कोई भी एमर्जेंट रे नहीं होगा, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अभी इसमें कुछ स्पेशल केसेस है वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए इसको मैं लिख के रख रहा हूँ, समझ गए, बहुत ये वाला डेरिवेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। सो इसका डेरिवेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू साइन ऑफ I1 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो एमर्जेंट रे ये वाला आया। अभी यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस। केस वन अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता हमारा नॉर्मल के अकॉर्डिंग होता, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कुछ ऐसे होता। अगर नॉर्मल जिस तरफ है उस तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, इंसिडेंट रे अलोंग दी नॉर्मल, इंसिडेंट रे अलोंग दी नॉर्मल अगर ऐसा होता, मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके अगर मेरा इंसिडेंट रे आता नॉर्मल के अकॉर्डिंग आता तो मेरा I1 कितना हो जाता, I1 हो जाता 0, क्योंकि नॉर्मल के अकॉर्डिंग आ रहा था I1 हमारा 0 हो जाता। तब क्या होता, I1 का 0, I1 0 पुट करें तो A क्या होता, A होता साइन इनवर्स, ये वाला कंडीशन में पुट करो, समझे। अगर नॉर्मल के अकॉर्डिंग आता ऐसा लाइट आता तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू साइन ऑफ 0 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू ये वाला आता। सो इसको अगर हम लोग पुट करें तो साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है, दैट इज साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता। और साइन इनवर्स 1 बाई म्यू ये किसका फॉर्मूला है, क्रिटिकल एंगल, दैट इज थीटा सी। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, दैट इज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू R2, क्योंकि R2 थीटा सी है। तो केस वन जब हमारा इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के अकॉर्डिंग आता तो इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाता, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू हो जाता हमारा क्रिटिकल एंगल, देन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू आवर क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाता, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता हमारा क्रिटिकल एंगल, वेरी गुड। और अगर केस टू क्या, हमारा इंसिडेंट रे इस तरफ से अगर नहीं आके हमारा इंसिडेंट रे अगर इस तरह आता, मतलब इंसिडेंट रे मेरा इस तरफ से इंसिडेंट रे आता, मतलब सरफेस के एकदम नीचे से ऐसे करके आता, तो हमारा इधर I1 क्या हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, मतलब परपेंडिकुलरली आके इंसिडेंट में आता। तो अलोंग द नॉर्मल ये क्या है, इंसिडेंट रे अलोंग द सरफेस ऑफ प्रिज्म, अलोंग द सरफेस ऑफ प्रिज्म मतलब क्या है, डेट इज परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, मतलब यहाँ पर I1 क्या हो जाता, I1 हो जाता 90 डिग्री। तब क्या होता, देखिए इसको 90 डिग्री पुट करूँ, A इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। साइन इनवर्स, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 बाई म्यू, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो ये 1 बाई म्यू हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो दोनों इक्वल्स टू ये थीटा सी, दैट इज थीटा सी प्लस थीटा सी, दैट इज 2 थीटा सी। तब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाता, 2 इंटू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तब एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा क्या हो जाता, A इक्वल्स टू 2 थीटा सी या 2 इंटू क्रिटिकल एंगल,
तो ये फेनोमेना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, क्योंकि देखिए इधर क्या हो रहा है, जब लाइट मेरा ऐसे करके इंसिडेंट हो रहा है, एकदम सरफेस करके ऐसे करके हो रहा है, तो ऐसे करके पूरा रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो ये पूरा लग रहा है कि लाइट हमारा ऐसे करके ट्रैवल करके ऐसे करके निकल गया, वैसे लग रहा है ना। तो पूरा जिस पाथ से लाइट गया उसी का अपोजिट डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा लगा। यहाँ से लाइट घुसा, यहाँ से लाइट निकल गया। तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जिस साइड से लाइट गया उसका ऑपोजिट साइड से लाइट निकल गया, तो टोटली लाइट क्या लग रहा है, टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसको भी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हमने निकाला किसके लिए, नो इमर्जेंट रे, और उसका हम लोग दो स्पेशल केस किए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इंसिडेंट एंगल निकालेंगे फॉर नो इमर्जेंट रे। सो ये तो हम लोग समझ गए। अभी और एक डेराइवेशन है, उसको कराने से पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। देख लेते हैं क्या है वो। एंगल ऑफ प्रिज्म था, अभी हम लोग करेंगे इंसिडेंट एंगल फॉर नो इमर्जेंट रे। इंसिडेंट एंगल फॉर नो इमर्जेंट रे। तो ऐसा करके लाइट आके हमारा धक्का लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, I1 है। तो इधर मैं फिर से क्या लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ यूज करूंगा। तो पॉइंट P में का स्नेल्स लॉ यूज करता है तो क्या आएगा, साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1। और हमें क्या पता है, और हमें पता है A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 क्या लिख सकते हैं हम, A माइनस R2 हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे। सो म्यू साइन A माइनस R2, दिस इज साइन I1 आ रहा है, या हम लोग लिख सकते हैं साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन A माइनस B साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B कॉस ऑफ R2 माइनस कॉस A साइन B। तो साइन I1 ये वाला करेंगे। अभी म्यू हम लोग साइन A रख रहे हैं, अभी कॉस R2 को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, कॉस R2 का बारे में हम कैसे पता इसको, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। अभी हमें पता है नाउ दूसरा जगह पे पॉइंट Q में अगर देखते हैं तो क्या होगा, साइन I2 इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए, म्यू साइन ऑफ R2। साइन I2 का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, दैट इज साइन, क्योंकि नो इमर्जेंट है, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2। तो यहाँ से साइन R2 का वैल्यू क्या आ चुका है, 1 बाई म्यू, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो कॉस R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस R2 का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, दैट इज 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, कॉस R2 का वैल्यू आ गया। तो साइन R2 का वैल्यू ये है, कॉस R2 का वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा आ चुका है। और A को हम लोग R1 प्लस R2 का फॉर्म में रख सकते हैं, साइन A कॉस A। तो A का वैल्यू हमें पता है R1 प्लस R2। यहाँ से हम लोग A को अगर म्यू का टर्म में रखें, सो R1 का वैल्यू क्या आया, साइन R1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किस में, R1 का वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं तो R2 को तो हम लोग साइन इनवर्स 1 बाई म्यू करके लिख लेंगे, और साइन R1 का वैल्यू क्या आया, साइन R1 का वैल्यू इस फॉर्म में पुट नहीं करेंगे, I1 का फॉर्म में। अच्छा ठीक है, रुकिए, R1 प्लस R2। तो देखिए हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर हम यहाँ पर जो भी सब इक्वेशन है, सब इक्वेशन को हम लोग म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में पुट करेंगे, कोई भी इधर एंगल नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इंसिडेंस एंगल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला तो पता है। और साइन R1 का वैल्यू क्या होगा, इधर से अगर हम लोग देखें R1 का वैल्यू, तो R1 का वैल्यू होगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू साइन ऑफ I1, ये होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको पुट करता हूँ, रुकिए, एक एक चीज़ को पुट करेंगे फिर देखेंगे। इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर हम लोग एक साथ पुट करेंगे, 1, 2 एंड 3, इन तीनों को अगर एक साथ पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ A कॉस ऑफ R2। कॉस ऑफ R2 का वैल्यू देखिए ये वाला है, दैट इज
रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर, ये वाला है, माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ R2। साइन ऑफ R2 का वैल्यू क्या है 1 बाई म्यू, ये वाला वैल्यू आ रहा है। पहले इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए अच्छे से, पहले इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये वाला पुट हो गया। अभी देखिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा मिटा के, हो गया पुट, मैंने आप लोग को थोड़ा टाइम दिया, ठीक है। अभी इसको मैं ऊपर लिखता हूँ साइन ऑफ I1 म्यू साइन ऑफ ए इंटू रूट अंडर है, रूट अंडर म्यू स्क्वायर, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू, रूट अंडर म्यू स्क्वायर तो म्यू हो जाएगा, माइनस कॉस ए बाई म्यू। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों से म्यू म्यू कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो म्यू बाई म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ऑफ ए माइनस कॉस ए, ये वाला टर्म आएगा, म्यू म्यू कट गया। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा I1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए, ये वाला मेरा आ जाएगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इंसिडेंट एंगल फॉर नो इमर्जेंट रे, मतलब इतना इंसिडेंट एंगल करके अगर लाइट इंसिडेंट करता है तो कोई भी इमर्जेंट रे नहीं निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेराइवेशन, ये भी बहुत बार HS एग्जाम में, हायर सेकेंडरी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।